स्कूल था। अरे यार, तो स्कूल वो टाइम सेट कर देते यार। उसका भी तो करा ना, शॉन का भी तो थोड़ा सा आगे पीछे कर देते। और किसने नहीं दिया? और कोई है उत्कर्ष के अलावा? चलिए डाउट बताइए तो। डाउट है क्या पेपर में? पार्थिव बोल रहा है थर्ड वाला, थर्ड वाला। थर्ड वाला मेरे पास जो क्वेश्चन है। हाँ, एक थर्ड वाला, ठीक है। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ जीएक्स। जीएक्स का जो डोमेन है वो यदि 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है, then the domain of the function y is equals to g of 2 power x plus g of ln of mod x। ठीक है। एक मिनट, विजिबिलिटी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। देखा? अब सही है। ठीक है। जीएक्स का डोमेन 0 से लेके 1 तक है, तो आपको y इज इक्वल्स टू g ऑफ 2 पावर x प्लस g ऑफ ln mod x का डोमेन बताना है ना? देखो, जीएक्स का डोमेन 0 से 1 होने का मतलब यह है कि इसकी x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 तक रख सकते हैं। आप x कुछ भी रखो, x कुछ भी रखो, लेकिन g के अंदर जो भी आना चाहिए वो 0 से 1 तक आना चाहिए। g को x से मतलब नहीं है। g को तो जो अंदर दिखना चाहिए वो 0 से 1 तक दिखना चाहिए। इसका मतलब आप x कुछ भी लिखो, लेकिन 2 पावर x तो 0 से 1 आना चाहिए, ln mod x तो 0 से 1 तक आना चाहिए। आप x कुछ भी रखो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये आ गया अपने पास। दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। लॉग लेंगे 2 बेस पर तो लॉग लेंगे 2 बेस पर तो लॉग लेंगे 2 बेस पर। ln 0 माइनस इनफाइनाइट हो गया, ln 1 0 हो गया। यहाँ पर मोड x e पावर 0 हो गया 1 और e पावर 1 e हो गया। मोड x 1 से लेकर e तक अलग अलग करेंगे। मोड x लेस देन e तो x की वैल्यू या पूरा, चलो अलग अलग कर लेता हूँ। मोड x लेस देन e है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक? माइनस e से लेकर e तक। मोड x ग्रेटर देन 1 है तो x कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 और माइनस e से लेकर प्लस e तक। तो इंटरसेक्शन आ रहा है माइनस e से लेकर माइनस 1 यूनियन 1 से लेकर e तक। ब्रैकेट सारे ओपन चली रहे। और फाइनली इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल इंटरसेक्शन दोनों का आएगा माइनस ई से लेकर माइनस 1 तक आ जाएगा। फाइनल इंटरसेक्शन माइनस ई से लेकर माइनस 1 तक आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। ये क्लियर है सभी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं है थर्ड वाले क्वेश्चन में? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करें। Which of the following integer does not lie in the range of the function fx is equals to 3x square minus 2x minus 1? है ना? Which of the following integer does not lie? तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं अपन। ठीक है। तो क्वांटिटी की रेंज निकालने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना के निकाल सकते हो। ठीक, या इज इक्वल टू वाई करके इसको इधर ले आते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, वहां से भी रेंज निकल जाएगी। ठीक है। यहां से अपन रेंज निकालेंगे तो अपने पास आएगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेके हटा देते हैं, 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4/3। तो माइनस 4/3 से लेकर इनफाइनाइट आ रही है इसकी रेंज। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर डज नॉट लाई इन द रेंज। इसकी रेंज में कौन कौन से इंटीजर? -2 -1 तो लाई कर रहा है, 0 भी लाई कर रहा है, 1 भी लाई कर रहा है, तो -2 लाई नहीं कर रहा है। -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है। -2 नहीं आ रहा है।
तो क्या दिया है आंसर? कुछ और दिया है क्या रोहित? सही है आंसर। प्रवीण सही बता रहा है। आस्था, आस्था तुमने गड़बड़ चेक कर रखा है, एक बार चेक कर लेना। माधव बोल रहा है पेपर में बहुत सारे आंसर गलत हैं। क्यों, पेपर में आंसर गलत है क्या बेटा? ऐसा चेक कर लेता है। हाँ प्रवीण बोलो, प्रवीण बोलो। सर पेपर में पार्शियल मार्किंग थी क्या? वो तो उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? सर वो आखिरी में तो लिखा है। लिखा है तो फिर? तो सर वो जो क्वेश्चन 9 है ना, हाँ, उसमें थ्री ऑप्शन करेक्ट दिए हैं। क्वेश्चन तो मैंने नंबर उस 9th में ये कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉल्स वाला ना? हाँ, इसमें नहीं, थ्री ऑप्शन करेक्ट दिए हैं। 9 5 6 और 3 9। 9 ये वाला पे आइडेंटिकल फंक्शन वाला। हाँ 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 तो सही। 3 में से 2 मैंने सही किए, फिर भी माइनस मार्किंग हो गई उसकी। रॉन्ग बता रहा है वो। अच्छा, ये ओके। से फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी यही है। तो फिर यार वो पार्शियल मार्किंग मुझे लगा प्रोग्रामिंग में है। चलो वो और इंटीजर में भी माइनस मार्किंग है। इंटीजर में भी माइनस मार्किंग की हुई है। हाँ। अच्छा, चलो एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ यार, है ना? ओके सर। हाँ मेथड कोई भी लगा सकते हो बेटा। क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में और कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? बाकी मार्किंग स्कीम चलो एक बार मैं कंफर्म करता हूँ एक बार, है ना? उसमें है ना? चलिए, और कोई डाउट है क्या क्वेश्चन में? कोई डाउट हो तो बता दीजिए, बाकी मार्किंग स्कीम एक बार मैं वेरीफाई करा लेता हूँ जैसे, है ना? क्वेश्चन में डाउट हो तो बता दीजिए आप, नहीं तो आगे बढ़े आप। कौन सा बोल रहे हो प्रवीण? 11th? 11th का सेकंड ऑप्शन 6 7 8 9 10, 10 और 11 फिफ्थ वाला हो गया है ना? फिफ्थ वाला हो गया। ये बाइजेक्टिव वाला पूछ रहे हो क्या प्रवीण? ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हो क्या बाइजेक्टिव वाला? एफ मैपिंग आर माइनस जीरो से लेकर आर तक वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स, ये वाला पूछ रहे हो क्या? हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? बाइजेक्टिव है तो एल एन मॉड एक्स का तो ग्राफ ही याद है। एल एन मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया। तो मेनी वन फंक्शन हो गया तो ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो अपने से बाइजेक्टिव पूछा था ना बस, तो ये मेनी वन हो गया। तो बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन ऑन टू होता है। हाँ, ऑन टू तो हो जाएगा ना। ऑन टू तो बोल देंगे क्योंकि वाई एक्सिस पे देखो तो इसकी रेंज आर आ रही है, तो आर है तो ऑन टू तो हो जाएगा। लेकिन मेनी वन ऑन टू है, तो मेनी वन ऑन टू को अपन बाइजेक्टिव नहीं बोलते अपन, वन वन ऑन टू को बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए बाइजेक्टिव में तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ हाँ, ऑन टू तो हो जाएगा बेटा, ऑन टू तो हो जाएगा। रेंज तो क्या है, देखो आपने यदि ग्राफ बना लिया ना, तो रेंज के लिए तो सीधे आप वाई एक्सिस पे देख लो। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? तो चलो आगे चलते हैं फिर अपन यहां तक। मार्किंग स्कीम का एक बार मैं चेक करवा लेता हूँ, है ना? क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, वो एक बार मैं वेरीफाई करवा लेता हूँ। ठीक है,
सेवंथ क्वेश्चन यांशु, सेवंथ क्वेश्चन है, फेज 1 फेज 2 6 और 7 हो गया। हाँ अच्छा, ये वाला क्वेश्चन था क्या? fx इज इक्वल्स टू हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन था, अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। और gx आपको दिया हुआ है, gx इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो f इज वन फंक्शन, डोमेन ऑफ f, रेंज ऑफ g, ठीक है। चलिए f का तो अपने को निकालना है डोमेन और g की निकालनी है रेंज, ठीक है। चलिए इसका डोमेन, एक्चुअली दोनों फंक्शन रिलेटेड है, दोनों फंक्शन है ना रिलेटेड है। इसका डोमेन अपन निकालते हैं तो क्या कंडीशन बनाते हैं, मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये बनाता है कंडीशन, है ना। अब ये कंडीशन बनाते हैं और एक्चुअली यही ये फंक्शन देने वाला है, क्योंकि इस फंक्शन को अपन ने क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ मॉड x एंड फ्रैक्शनल पार्ट x। मॉड x और फ्रैक्शनल पार्ट x में जो भी मैक्सिमम होगा, है ना, और जो भी मैक्सिमम होगा तो एक तरह से वो मॉड x हो गया, मॉड x ग्रेटर देन है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, व्हाट इज gx, या मैं दोनों का ग्राफ बना लेता हूं। उसके लिए पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मॉड x और फ्रैक्शनल पार्ट x का मैं ग्राफ बनाता हूं, है ना। तो देखना फ्रैक्शनल पार्ट x का जब ग्राफ बनेगा तो ये यहां से लेके यहां तक हो गया, ये यहां से लेके यहां तक हो गया, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक हो गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ। यहां से लेके अपन यहां तक ले लें अपन, फिर फ्रैक्शनल पार्ट x का ग्राफ लेंगे यहां से लेके यहां तक। दिस इज वन, राइट। नाउ मॉड x का ग्राफ अपन बनाएंगे तो मॉड x का ग्राफ ऐसा कट करता हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड x का ग्राफ बनाएंगे तो ये वाली जो लाइन होती है ये y इक्वल्स टू x होती है, आप ध्यान से समझना, ये वाली जो लाइन होती है y इक्वल्स टू x होती है। तो मॉड x का जब आप ग्राफ बनाओगे तो मॉड x का ग्राफ ऐसा बनता है ना वी शेप में, तो ये जो लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगी, और इधर वाली जो लाइन है ये वाली लाइन ये यहां पे इसके साथ कोइंसाइड करेगी, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यदि मैं gx की बात करूं, ठीक है, तो gx में मैक्सिमम, ठीक है, gx क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा, है ना, मैक्सिमम मतलब सीधा सीधा जिसका ग्राफ ऊपर रहेगा। तो यदि मैं इधर से स्टार्ट करूं, इधर से मैं स्टार्ट करूं, तो ऊपर वाला ग्राफ किसका है, ऊपर ग्राफ यहाँ पे ये वाला चल रहा है, मॉड एक्स मॉड एक्स मॉड एक्स, और यहाँ पे भी मॉड एक्स है, यहां तक तो मॉड एक्स रहेगा, यहां तक मॉड एक्स रहेगा। मतलब मैं हटा देता हूं, देखो नीचे वाला हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया मैंने। अब इसके आगे मॉड एक्स नीचे चला गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की लाइन थी, तो इसके आगे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ऊपर चला गया। लेकिन जीरो पे फिर से ये मॉड एक्स वाला यहां पे आ गया, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट भी यहीं पे, मॉड भी यहीं, मतलब ये लाइन हटा दो। अब इसके आगे तो ये तो दोनों एक ही है, इसको मॉड एक्स बोलूं या फ्रैक्शनल पार्ट एक्स बोलूं, लेकिन वन पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स यहां पे जंप कर गया। तो ये जो वन वाला पॉइंट है, आप ध्यान से रखना, ये जो वन वाला पॉइंट है, ये वन वाला पॉइंट मॉड एक्स के कारण से नहीं आया, वन वाला पॉइंट किसके कारण से आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के कारण से। इसको मैं हटा देता हूं, है ना। अब आप ध्यान से समझना, तो इसमें क्या हो रहा है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कहां पर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक मॉड एक्स ग्रेटर देन आ रहा है, मतलब माइनस और इक्वल टू भी चलेगा, मतलब जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं वो भी चलेगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर दिस पॉइंट, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज y इक्वल्स टू माइनस एक्स, दिस इज y इक्वल्स टू x प्लस 1, तो दोनों को मीट कराएंगे तो ये पॉइंट 1/2 आ रहा है। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1/2 भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1/2 पे दोनों इक्वल है, माइनस 1/2। उसके बाद फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऊपर चला गया, आप लोगों को तो मॉड एक्स ऊपर चाहिए, है ना। यहां से लेके अब इसके बाद दोनों इक्वल चल रहे हैं जीरो पे, है ना। तो यूनियन जीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं, जीरो पे दोनों जीरो आएंगे,
से लेकर इनफाइनाइट, क्योंकि इक्वल टू भी है ना, तो यहां से लेके यहां तक तो mod x भी यही है और फ्रैक्शनल पार्ट x भी यही है, तो इक्वल टू हो गया, इसके आगे फिर mod x ही चल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया, इट मींस इसका डोमेन ये हो गया, तो इसका डोमेन ये हो गया अपने पास, डोमेन ऑफ f इज दिस, तो इसलिए अपना बी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। रेंज ऑफ g, ठीक है, और आप ध्यान से सोचो तो ये gx का ही ग्राफ हुआ, ये gx का ही ग्राफ हुआ, gx का ग्राफ कैसे बनाते, जो ऊपर रहते हैं वो बनाते हैं, ये इक्वल टू में कोई भी ले लो, तो ये एक तरह से gx का ही ग्राफ है ना। तो g के लिए क्या बोला उसने, रेंज ऑफ g इज 0 टू इनफाइनाइट, यदि इसकी रेंज देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू y की 0 आ रही है और ऊपर इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो रेंज 0 से इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन भी सही है। डी में बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ gx इज इक्वल टू 3/4, ये 1/2, 3/4 यहां पर आएगा, तो gx इक्वल टू 3/4 जब मैं लाइन बनाऊंगा तो कितने पॉइंट पे कट हो रही है वो लाइन, 3 पॉइंट पे कट हो रही है, gx इक्वल टू 3/4, तो इसलिए gx इक्वल टू 3/4 के 3 सॉल्यूशन है, और f इज 1 1 है ना, तो f तो 1 1 ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स वैल्यू रखोगे, तो मान लो 2 रखा, तो 2 पे इसने 2 दिया और 2 पे इसने 0 दिया, ठीक है, तो नहीं 2 पे इसने 2 दिया है ना, और हाँ 2 और -2 पे दोनों सेम वैल्यू दे देंगे, जैसे 2 रखा तो ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2 पे √2 आ गया, -2 रखोगे तो -2 पे ये भी mod -2 ये भी 2 दे देगा और ये भी 0 देगा, ठीक है, तो -2 पे ये भी 0 आ जाएगा आपके पास, इसलिए 2 और -2 पे दोनों सेम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए f11 फंक्शन नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट? तो वो दोनों फंक्शन क्या थे, रिलेटेड थे एक तरह से, पार्थिव वो 6 पे सबमिट कर दिया यार, तो वो पता नहीं पहले वाला लेगा कि बाद वाला लेगा, ठीक है, तो सबमिट क्यों कर दिया यार, वो तो गलत करा तुमने सबमिट, ध्यान रखना चाहिए ना, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी यार आपको। अच्छा अपने आप ही सबमिट हो गया, अपने आप ही सबमिट हो गया, ठीक है चलिए, चलिए, तो लास्ट क्लास में अपन ने 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू लिया था, है ना, तो उसी को अपन, वैसे तो वो तो हो ही गया था अपना, इस पे चलिए एक दो केसेस और लेने हैं, ठीक है, तो अच्छा रोहित के साथ भी ऐसा हुआ था, चलिए एक दो केसेस और मैं उस पे लेता हूँ, 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू पे, है ना, और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। Find the interval of A for which fx is equals to ax plus cos x is 1 1, ठीक है, चलिए करिए देखें ये वाला क्वेश्चन।
Find the interval of a for which fx is equals to ax plus cos x is 1 function. टेन के डी ऑप्शन में तो वो फिक्स हो गया ना बेटा, जैसे log mod x by x लिखा हुआ है ना, तो mod x by x की वैल्यू तो 1 ही आ सकती है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी तो log 1 इक्वल्स टू 0 ही आ गया फिर तो। टेन का डी ऑप्शन जो आप बोल रहे हो तो उसमें यही लिखा है रेंज इसकी जी आएगी, तो mod x अपॉन x की वैल्यू तो 1 ही आ सकती है, -1 अपने को लेनी है नहीं, तो 1 आएगा तो इसलिए वो 0 हो जाएगा। ठीक है, interval of a for which fx is 1 -1 से इनफाइनाइट, चलो कंप्लीट आंसर नहीं है ये। हाँ माधव अब सही है। नहीं -1 to 1 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, बताइए 1 बनाने के लिए क्या करा है? 1 बनाने के लिए एक ही तरीका है, 1 बनाने के लिए डिफरेंशिएशन कर दें इसको, सबसे सही है ना। अब डिफरेंशिएशन यदि मैं करूंगा तो f डैश x इज इक्वल्स टू a cos x का आ रहा है माइनस साइन x, ठीक है। तो f डैश x आ गया a माइनस साइन x, और 1 के लिए क्या कंडीशन बताई थी? a माइनस साइन x या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, दो चीजें बताई थी कि या तो f डैश x जो है वो a माइनस साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, और या a माइनस साइन x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, कोई भी एक चीज हो जाए, ठीक है। नाउ a ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x, अब आप आंसर देखना कैसे निकालेंगे। a ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन x एंड a लेस देन इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। अब मुझे a की ऐसी वैल्यू चाहिए कि मैं साइन x कुछ भी रख लूं, दिस कंडीशन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई, और दिस कंडीशन शुड ऑलवेज सेटिस्फाई। साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से, मतलब आप जब x वेरी कराएंगे तो साइन x -1 से लेके 1 तक वेरी करेगा, जब अपन x वेरी कराएंगे तो साइन x -1 से लेके 1 तक वेरी करेगा। मुझे a की ऐसी वैल्यू चाहिए कि हमेशा सेटिस्फाइड हो जाए, हमेशा, तो इसलिए मैंने सोचा a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ले ले। क्यों? आप बोले कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 ले ले, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सपोज आपने -1 लिया, मैंने बोला 0 ले लो,
अब सपोज करो यदि मैंने a की वैल्यू 0 ली तो क्या ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाइड हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी? ये साइन का -1 से 1 के बीच में चल रहा है ना, इसलिए ठीक है। तो इसलिए a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू से भी ग्रेटर। वेरी सिमिलरली यहां पे -1 से 1 है तो यहां पे क्या करोगे आप? a लेस देन इक्वल्स टू -1 मिनिमम वैल्यू से भी लेस। सो दैट्स व्हाई a की वैल्यू कहां से कहां तक हो गई? माइनस इंफाइनाइट से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? मतलब अपने को क्या है कि हमेशा सेटिस्फाइड कराना है, हमेशा, है ना। तो इसलिए 1 से ग्रेटर लिया, क्योंकि -1 से ग्रेटर लेने में क्या होगा? हमेशा सेटिस्फाइड नहीं करेगा, कभी कर सकता है कभी नहीं कर सकता, इसलिए। एफ मैपिंग 0 से इनफाइनाइट से लेकर आर, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, आर से लेकर 0 से इनफाइनाइट एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m प्लस 1 be onto function, then m is equals to नहीं पार्थिव। प्रवीण तुमने थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, मतलब कंक्लूजन गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा, कंक्लूजन सही से नहीं निकाल पा रहे। नहीं माधव? नहीं, ट्रिलो कंडीशन गलत बता रहे हो, ठीक है। देखो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। ऑन टू फंक्शन चाहिए,
मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज, और कोडोमेन 0 से इनफाइनाइट, मतलब मुझे इसकी रेंज 0 से इनफाइनाइट बनानी सीधे सीधे। अब आप ये बताओ मेरे को कि मान लो मैं आपको log x लिख दूं और मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसकी जो रेंज है वो मुझे 0 से लेकर इनफाइनाइट चाहिए, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रखोगे? log x की वैल्यू यदि 0 से इनफाइनाइट चाहिए तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे? log x की वैल्यू यदि 0 से इनफाइनाइट चाहिए तो x की वैल्यू कहां से कहां तक रखेंगे अपन? log मतलब 10 बेस पर मान लो, तो बेस log दिया हुआ है तो 10 बेस पर मान लो, ठीक है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वेरी गुड। 1 से इनफाइनाइट नहीं, देखो x यदि आप 0 से इनफाइनाइट रखते हो तो log x की वैल्यू आती है log 0, log 0 इज माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट। मुझे 0 से इनफाइनाइट चाहिए तो इसलिए मुझे कैपिटल X रखना पड़ेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट। यदि कैपिटल X 1 से इनफाइनाइट आ गया तो log x जो है वो 0 से लेकर log इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा सीधे सीधे। तो कुल मिला के मुझे कैपिटल X की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट करनी है, ठीक। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक, ए पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान से समझना, क्वाड्रेटिक ए पॉजिटिव। तो किसी भी क्वाड्रेटिक में यदि ए पॉजिटिव होता है तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है ओपनिंग अपवर्ड्स, तो उसकी वैल्यू यहां से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी, भले थोड़ा सा ऊपर बन जाए। आप बोले ऊपर भी तो बन सकता, बन सकता, अंडर रूट लगा देंगे तो भी वही होगा, अंडर रूट से ठीक है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है अंडर रूट में आएगी, फिर जाएगी तो इनफाइनाइट, तो यहां से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगी, और ऊपर कर दो और नीचे कर दो। मतलब इतना कंफर्म है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव हो गया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बाय डिफॉल्ट इनफाइनाइट जानी जानी है, क्योंकि आप एम कुछ भी चेंज करो इस लाइन पे तो नहीं फर्क पड़ेगा ना। तो मुझे एक चीज कंफर्म पता लग गई कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाएगी जाएगी, केवल मुझे तो मिनिमम वैल्यू सेट करनी है, क्योंकि मुझे इस पूरे की रेंज कहां से कहां तक चाहिए थी, मुझे इस पूरे की रेंज चाहिए थी 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि ये तो इनफाइनाइट तो चला ही जाएगा, मैं कुछ भी ले लूं। मुझे तो एक चीज एश्योर करनी है कि इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाए, 1 आ जाए। बाकी 1 आ गए तो फिर 1 से इनफाइनाइट तो चला ही जाए, और इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 1 लाने के लिए अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m की वैल्यू क्या चाहिए आपको, 0 चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम, क्योंकि मुझे पता है देखो इसकी मिनिमम, इसकी जो भी रेंज आनी है वो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वहां से लेकर इनफाइनाइट तक आना, तो मुझे बाकी का तो टेंशन ही नहीं, मुझे तो केवल इसको एक बार मिनिमम 0 पे सेट कर देना, ये मिनिमम 0 हो गया, ये मिनिमम 1 हो गया, बाकी इनफाइनाइट तक चले जाए। तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए 0, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 लाने के लिए अब किसी भी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए 0, मतलब ये मिनिमम वैल्यू थी तो ये आपको यहां पे 0 करना, तो ये 0 करने के लिए आपको d इज इक्वल टू, मतलब ग्राफ, ये मेरे ख्याल से याद होगा, नहीं याद हो तो याद रखना, यदि ग्राफ एक्सेस को टच करेगा तो उसका d इज इक्वल टू 0 करना पड़ता है, d इक्वल टू 0 कर, ठीक है। और d इक्वल टू 0 करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, m इक्वल a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू होगी, बस रेंज नहीं बनेगी, ठीक है। मैं तो अब आप इसको उल्टा सोचो, देखो m यदि मैंने 4 लिया तो m यदि मैंने 4 लिया यहाँ पे तो ये हो गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास ऐसा हो गया फिर अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो 3x माइनस 2 को लिख सकते हो मॉड 3x माइनस 2 प्लस 1, तो इसकी जो रेंज आएगी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगी, और ये 1 से इनफाइनाइट तक आएगा तो लॉग लगा देंगे तो 0 से इनफाइनाइट तक चला जाएगा।
उसके अलावा आप बोलो कि नहीं एम की कोई और वैल्यू रख ली होती, ठीक है, तो एम की कोई और वैल्यू रखते अपन तो इसकी रेंज 0 की जगह कुछ आगे से स्टार्ट होती, क्योंकि नेगेटिव तो आना नहीं चाहिए, एम नेगेटिव भी तो नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि डोमेन भी तो आर दिया हुआ है, डोमेन भी आर दिया हुआ है, तो इसलिए आपने को रखनी भी सारी वैल्यू है, तो आप बोले इसकी नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगी तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ वो इंटरवल नहीं आएगा, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे क्या डोमेन भी आ रखना है, तो नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, 0 से ज्यादा मैंने ले लिया तो फिर वो लॉग 0 कैसे मिलेगा, इसलिए। चलिए तो अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसमें कंपोजिट फंक्शंस। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब इसकी प्रॉब्लम्स मैं आपको शीट्स में देता रहूंगा, ठीक है, तो अभी अब क्या मेन बस उसकी प्रैक्टिस ही करनी है, उसमें आपको अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स की, तो वो मैं शीट्स में देता रहूंगा, तो अपन जब तक नेक्स्ट, ठीक है बेटा, m ग्रेटर देन 4 तो इसलिए नहीं करेंगे ना क्योंकि मुझे d ग्रेटर देन 0 थोड़ी ना करना है, उसमें से मुझे d ग्रेटर देन 0 नहीं करना, मुझे d इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल्स 0 करोगे ना तो आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा तो फिर इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक की कुछ वैल्यू नेगेटिव भी हो गई, तो फिर डोमेन आ नहीं आ पाएगा अपने पास। यदि आप बोलो ग्राफ ऐसा बन जाएगा तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 नहीं आएगी, इसलिए तो मुझे तो एक ही पॉसिबिलिटी चाहिए कि उस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू मुझे 0 मिल जाए। ठीक है, चलिए कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास दो फंक्शन थे, f मैपिंग a से लेकर b तक y इज इक्वल टू fx, और एक फंक्शन था g मैपिंग b से लेकर c तक y इज इक्वल टू gx। दो फंक्शन थे मेरे पास, f मैपिंग a टू b y इज इक्वल टू fx, g मैपिंग b टू c y इज इक्वल टू gx, ठीक है। Let's say this is set A, this is set B, this is set C, यहाँ पर हो गया A, B, C, let's say 1 2 3, यहाँ पर मान लो आप A B C और यहाँ पर मान लेते हैं C Q R। ये A से लेकर B तक ये आपका fx हो गया और ये हो गया आपके पास gx, ठीक है। मान लेते हैं कि 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का रिलेशन C से है, A का रिलेशन P से है, B का रिलेशन Q से है और C का रिलेशन R से है, ठीक है। 1 का रिलेशन A से, 2 का B से, 3 का C से, A का P से, B का Q से और C का R से, ठीक है, इस टाइप से। तो अपने को क्या करना है कि A से लेकर C तक में फंक्शन डिफाइन, सीधा A से लेकर C तक मुझे सीधा फंक्शन डिफाइन करना है, A से C तक, ठीक है। तो A से C तक फंक्शन डिफाइन करना है एंड दिस इज कॉल्ड g ऑफ fx, दिस इज कॉल्ड g ऑफ fx, इसको कंपोजिट बोलते हैं, है ना। ये इधर से इधर चलोगे ना तो f ऑफ g नहीं होगा, वो f ऑफ g नहीं, g ऑफ fx, ठीक है। मतलब मैंने एक तरह से g के अंदर x की जगह पे fx रखा, दिस इज वी आर टेलिंग,
दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, मैं इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोलता हूं, एक तरह से वो फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स हो गया अपने पास कंपोजिट फंक्शन। अब g ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से समझना। g ऑफ एफ एक्स, आप जैसे कोई भी x की वैल्यू पुट करोगे तो पहले एफ एक्स कैलकुलेट होगा, वो g के लिए x का काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग g कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने x इक्वल टू 1 रखा, और ऑब्वियसली आपको वैल्यू वही रखनी पड़ेगी जिसके लिए f डिफाइंड हो, जो f के डोमेन में हो, क्योंकि पहले तो fx कैलकुलेट होगा ना बेटा। यदि fx ही कैलकुलेट नहीं हो पाया तो आगे की कहानी क्या बनेगी। पहले तो मुझे fx कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली fx उसी चीज पे कैलकुलेट हो पाएगा जो fx के डोमेन, जो fx के डोमेन में नहीं है तो बात ही खत्म होगी। तो मेरे fx के डोमेन में 1 2 3 आ रहा था, तो लेट्स से मैंने 1 रखा, तो g ऑफ f ऑफ 1 आ गया। ठीक है, f ऑफ 1 आ गया मेरे पास, तो g ऑफ f ऑफ 1 आ गया, तो f ऑफ 1 ने कितना दिया, a दे दिया। f ऑफ 1 ने a दे दिया, तो g ऑफ a बन गया। तो लिख देता हूं मैं g ऑफ a, f ऑफ 1 ने a दिया, लिखना है। और फिर अब g ऑफ a हो गया। व्हाट इज g ऑफ a, p। मतलब इनडायरेक्टली मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैंने x इक्वल टू 1 रखा था और मुझे y इज इक्वल टू p मिल गया, वाया a। आपने तो ये रखा, ये मिल गया, वाया a मिला आपने, हालांकि a से ठीक है अपन ने कैलकुलेट करा, पर मैं तो ये बोलूंगा कि मैंने x इक्वल टू 1 रखा और y इज इक्वल टू p मुझे मिल गया। बिल्कुल ऐसे ही अपन x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ 2 मतलब हो गया p, और g ऑफ b इज इक्वल टू कितना आ गया q। और बिल्कुल ऐसे ही x इक्वल टू 3 रखेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 3 रखेंगे, और g ऑफ f ऑफ 3 मतलब c हो गया, और g ऑफ c मतलब बेटा क्या हो गया, r हो गया। तो बेसिकली एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, वैल्यू इसके डोमेन की वैल्यू रखी गई, और बाहर वाले फंक्शन की रेंज की वैल्यू मिली, क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन किसने करी, g। तो जब फाइनल कैलकुलेशन g की होगी तो g जो वैल्यू देने वाला है वो तो उसकी रेंज की देगा ना, उसकी जो रेंज होगी वही दे पाएगा। तो g की रेंज p क्यू आर थी, तो फाइनल वैल्यू p क्यू आर। दिस इज द कंपोजिट फंक्शन। देखने में ऐसा बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक वाया अपन जा रहे हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन की जगह अपन एक फंक्शन के थ्रू दूसरे फंक्शन पर मूव कर रहे हैं, है ना। एक कंडीशन इस पूरी कैलकुलेशन को देखकर आपको समझ में आ सकती है कि g का जो डोमेन है, ध्यान से समझना, g का जो डोमेन है, g किस पे कैलकुलेट हो रहा है, fx जो वैल्यू दे रहा है उस पे कैलकुलेट हो रहा है। fx जो वैल्यू दे रहा है उसी पे g कैलकुलेट हो रहा है ना। तो सपोज करो fx ने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जिसके लिए g डिफाइंड ही नहीं हो पा रहा था, तो गलत हो गया, क्योंकि fx को सारी वैल्यू ऐसी देनी चाहिए जिसपे g डिफाइंड हो। ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि fx को वैल्यू, fx की वैल्यू मतलब fx की रेंज, और gx उस पर डिफाइंड हो मतलब gx का डोमेन। तो मैं ऐसा बोलूं कि gx का जो भी डोमेन होना चाहिए वो fx की रेंज का सबसेट होना चाहिए। डोमेन ऑफ g should be subset or equal to range of fx। हो सकता है कि नहीं ऐसा, क्योंकि मान लो fx की रेंज में कोई ऐसी वैल्यू आ गई, fx की रेंज
क्योंकि fx की जो रेंज है उसी पे g कैलकुलेट हो रहा है। तो मान लीजिए fx की रेंज में कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसके लिए g डिफाइंड ही नहीं था, तो गलत बात हो गई। तो इसलिए अपन ऐसा बोलेंगे इस फंक्शन के डिफाइंड होने के लिए fx की जो रेंज है वो g के डोमेन के अंदर अंदर देनी चाहिए, या अपने को fx की रेंज ऐसी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी कि g के डोमेन से बाहर नहीं चली जाए। दिस इज द केस। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? हाँ मुस्तन से ये लिख दिया मैंने। माधव चैप्टर तो बहुत बचा हुआ है, माधव राठौड़ चैप्टर बचा हुआ है। नहीं, ये सब अपने को निकालना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि एक्चुअली कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है। एक में तो इन सब इस कहानी का कोई रोल ही नहीं रहता, मतलब उसमें कुछ काम नहीं करता, अपन सीधे वैल्यू रख देता, अपन ने उठाया जी के अंदर एफएक्स कर दिया, जो भी डोमेन मिल जाएगा वो निकालते हैं, है ना। एक दूसरी जो प्रॉब्लम बनती है वो थोड़ी सी टिपिकल है उसमें, है ना। तो मतलब ये एक तरह से पॉइंट है, कहीं पे यूज तो मैंने देखा नहीं कहीं पे कुछ ऐसा यूज होता हो। अपने को प्रॉपर्ली फंक्शन डिफाइन करना हो तो वहां पे अपन यूज करें। ठीक है, चलिए एक बार इसको लिख लीजिए अपन, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसको लिख लीजिए। एक्चुअली फंक्शन मतलब आप मान के चलो 12th का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये दो चैप्टर सबसे बड़े हैं 12th, इसलिए ये तो पूरा टाइम टेकिंग है, और फंक्शन पे ही पूरा कैलकुलस बेस रहता है, तो इसलिए इसमें जल्दी करने का भी मतलब नहीं, आराम से एक एक चीज आपको समझनी पड़ेगी इसमें। एनसीईआरटी सॉल्व करना चालू कर सकते हो बेटा, एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो। प्रवीण यार कोर्स का अभी कुछ भी नहीं बोल सकते, टारगेट है देखो दिसंबर तक कोशिश करेंगे, दिसंबर तक, क्योंकि एग्जाम तो क्या है कि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम तो आगे बढ़ेंगे, वो तो कंफर्म है ना। तो इसलिए इससे प्रॉब्लम टफ आती है क्या? क्या जो इसमें क्या डायरेक्ट प्रॉब्लम कम आती है, एक्चुअली इसका यूज ज्यादा है, मतलब डायरेक्ट तो बहुत कम मिलेगी आपको कंपोजिट फंक्शन की प्रॉब्लम, मतलब अभी मिलेगी बस बिगनर बॉक्स वगैरह, बाकी आगे कमी। हो सकता है बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, या सिलेबस रिड्यूस कर सकता है, मतलब चांस तो पूरा बोर्ड तो मेरे ख्याल से पोस्टपोन होना ही चाहिए, मार्च की जगह अप्रैल तो जाएगा ही जाएगा, या सिलेबस रिड्यूस करेंगे, दूसरा ऑप्शन फिर यही है, या सिलेबस रिड्यूस करें। लिखिए क्या सबने? चलिए अब इसमें देखो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, है ना। प्रॉपर्टी भी अपन ले लेंगे, उससे पहले एक दो प्रॉब्लम्स और इसकी बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इसमें ना दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, एक तो क्या है कि यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन और एक नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। एक तो था यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। यूनिफॉर्मली डिफाइंड बोलते हैं
यूनिफॉर्मली डिफाइंड अपन बोलते हैं कि जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन एक ही हो। जैसे जनरली क्या होता है ना, अपन ने जो फंक्शन, जैसे आपने देखे होंगे तो दो टाइप के फंक्शन अपन ने देखे। एक तो मैं सीधा सीधा एफ एक्स लिख दूं, ठीक है, लेट्स से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, सीधा लिख दिया, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड। यूनिफॉर्मली डिफाइंड मतलब हर वैल्यू के लिए एक जैसा डिफाइंड, ठीक है। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्मली। तो नॉन यूनिफॉर्मली किसको बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली अपन बोलते हैं जो एक जैसा डिफाइंड नहीं हो। एक जैसा डिफाइंड जैसे सिग्मा भी ले सकते हो आप, या मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि 3 प्लस 2x है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 है x स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड, ठीक है। x की वैल्यू पर डिपेंड, दो पार्ट हो सकते हैं, तीन पार्ट हो सकते हैं, है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दो, ये वाली प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल रहती है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो है वो ये दिक्कत करता है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल समझ में आता है ये, है ना। पहले यूनिफॉर्मली डिफाइंड की मैं बात कर लेता हूँ। तो यूनिफॉर्मली डिफाइंड में क्या है, कुछ नहीं, सीधे सीधे मैंने एफ एक्स दे दिया, लेट्स से मैंने आपको जी एक्स दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। मैंने बोला कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है, निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब उसमें अभी अपने को डोमेन रेंज की चिंता नहीं करनी, आप तो पहले सीधे डेफिनेशन बनाओ, उसके बाद फिर डोमेन रेंज को निकालना होगा तो अलग से निकाल लीजिए, डोमेन रेंज निकालना होगा तो अलग से निकाल लीजिए, पर अपन तो अभी सीधे डेफिनेशन बनाएंगे। तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या है कि आपको इसमें एक्स की जगह पे जी एक्स रखते हैं, इसमें हर जगह एक्स की जगह पे जी एक्स रखना है, और यूनिफॉर्मली डिफाइंड है तो दिमाग लगाना ही नहीं, हर जगह एक्स की जगह पे जी एक्स रख देंगे। तो जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस, जी एक्स प्लस वन अपॉन जी एक्स माइनस वन। अब जी एक्स की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है। जी एक्स क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस, सो दैट बिकम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब डोमेन वगैरह जो भी निकालना वो अपन निकाल सकते हैं, है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना है लेकिन कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन के लिए आपका जीएक्स भी डिफाइंड होना चाहिए और एफ भी डिफाइंड होना चाहिए, जीएक्स भी डिफाइंड होना चाहिए और एफ भी डिफाइंड होना चाहिए। डायरेक्ट इसके डोमेन से काम नहीं चलेगा, अभी अंतर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि अभी क्या जीएस का डोमेन आ रहा है ना, जैसे मैं बताता हूँ। अभी मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो क्या करोगे एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए? एक्स की जगह पे एफ एक्स रख देंगे इसमें, यहाँ पे। तो यहाँ पे यदि मैंने एफ एक्स रखा तो ये आ गया एफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पे रखा तो एफ एक्स माइनस वन, ऐसा आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स रखेंगे, तो एफ एक्स रखोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये आएगा अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वन उससे कैंसिल हो जाएगा, 2x आएगा, और यहाँ पे x और माइनस माइनस एक्स एक्स 2 आ जाएगा, x आता है, ठीक है। f ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब इसका डोमेन बता सकते हैं, f ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होगा, f ऑफ एफ एक्स का डोमेन क्या होगा? r माइनस वन, जीरो। अब एक्चुअली देखो डेफिनेशन तो ये बन गई x, पर अभी मैंने कंपोजिट में यही बताया था कि एक्चुअली यदि मैं आपको डायरेक्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स दे देता तो डोमेन आर हो जाता, तो डोमेन आर हो जाता, लेकिन मेरा फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स है। तो जब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो पहले तो एफ एक्स कैलकुलेट होगा ना, यदि एफ एक्स कैलकुलेट नहीं हो पाया तो फिर एफ ऑफ एफ एक्स तो कैसे कैलकुलेट होगा?
तो दैट्स व्हाई इसका डोमेन यदि आपको निकालना हुआ कभी भी तो पहले fx का डोमेन निकालेंगे फिर पूरे का डोमेन निकालेंगे। एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ fx? r-1। तो इस पूरे फंक्शन का डोमेन यदि आप निकालोगे तो वो r नहीं होगा, दैट विल बी r-1। तो r-1 बताना पड़ेगा। तो कंपोजिट फंक्शन में यही डिफरेंस है एक्चुअली, जब अपन कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं ना तो आपको उसके अंदर वाले हर फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, देन ओनली दैट इज द कंपोजिट। तो अपन क्योंकि वैल्यू तो अपने को यहां से रखनी, वैल्यू डायरेक्ट एक्स में नहीं रखनी, वैल्यू तो पहले ये कैलकुलेट होगा उसके बाद ये कैलकुलेट होगा, इसलिए। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में? है ना? तो मेरे ख्याल से फंक्शन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आती। फंक्शन तो क्या सीधा x की जगह पे अपन gx रख देंगे और आपके पास सीधा सीधा फंक्शन आ जाएगा, है ना? भले एक बार इसको लिख भी लेना इसको। gx की रेंज की यदि आप बात करोगे, gx की या किसकी, इसकी रेंज बोल रहे हो? gx की रेंज पार्थिव, इसकी रेंज क्या? इसकी रेंज तो -1 से इनफाइनाइट हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, तो -1 से इनफाइनाइट हो जाएगी आपके पास। चलिए एक क्वेश्चन आपका, ये fx मैंने दे दिया आपको 2x - 1 अपॉन 3x - 1। आपको निकालना है f ऑफ fx और फिर उसका डोमेन निकालना, मतलब आप मेन डोमेन मेरे को बताना कि तारा, तो उससे मुझे ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, fx दिया हुआ है तो आपको f ऑफ fx निकालना है। इसका डोमेन r- क्या क्या आएगा, बस ये बता दो आप मेरे को। इसका डोमेन निकालेंगे तो r- क्या क्या आएगा? बताइए। देखो चलो मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले मतलब 3 बार करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे fx रख दिया मैंने, x की जगह पे fx रखा तो ये आ गया 2fx - 1 अपॉन 3fx माइनस। अब इस fx की जगह पे ये रखेंगे तो 2 इंटू 2x - 1 अपॉन 3x - 1 -1
अपॉन 3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 1। ठीक, एलसीएम लेके ये कट जाएगा और ऊपर आ रहा है 2 टू जा 4x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 1 और नीचे आएगा 3 टू जा 6x माइनस 3 माइनस 3x प्लस 1। ठीक, ये आ गया अपने पास x माइनस 2 अपॉन 3x माइनस 2। दिस इज f of fx। नाउ फॉर f of fx दो तरीके हैं, या तो इस x में ये रख दो, इस वाले x में ये पूरा रख दोगे तो f of fx बन जाए, या वापस से इस वाले x में fx रख दो। कुछ मत करो, आप तो दो बार fx रख दो, पहले fx रखा फिर वापस से fx रख देते हैं, तो फिर से fx रखोगे तो f of fx आएगा fx माइनस 2 अपॉन 3fx माइनस। ठीक है, नाउ व्हाट इज fx, फिर से fx रख देता हूं मैं, तो 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ रहा है फाइनली 2x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 4x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3 टू जा 6x माइनस 6x कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 है ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 3 और प्लस 2 माइनस 1 बचेगा, तो मेरे पास आ रहा है 4x माइनस 1। ये आ रहा है कि नहीं, 4x माइनस 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब अपन डोमेन यदि बोलेंगे तो डोमेन में से एक तो जहां पे fx डिफाइन नहीं हो रहा है वो हटाना पड़ेगा, तो fx कहां पे डिफाइन नहीं हो रहा था 1/3 पे, और जहां पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है 2/3 पर, तो डोमेन आएगा r माइनस 1/3 एंड 2/3। टू की जगह 1 आएगा कहां पे बेटा, -3 प्लस 2, -3 कहां पे बोल रहे हो बेटा, मैं चेक कर लेता हूं। 2x माइनस 1 यहाँ पे fx रखा, fx में 2x माइनस 1 3x माइनस 1, तो 2 टू जा 4x माइनस 2 हो गया माइनस 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे नीचे 3 टू जा 6x माइनस 3 हो गया और माइनस 3x प्लस 1 हो गया, तो ऊपर हो गया x माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 आ रहा है -2, तो यहाँ पे 3x माइनस 2 होगा। अच्छा, तो फिर एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ फर्क पड़ रहा है क्या उससे। 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, है ना, अच्छा नीचे तो वही रहेगा, है ना, तो यहाँ पर आएगा 2x माइनस 3x मतलब माइनस x हो गया और -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में x ही बच रहा है, ये बच रहा है क्या, x ही बच रहा है क्या लास्ट में, -3x माइनस x हो रहा है प्लस 1 वो कैंसिल हो गया, फिर 6x और -3 प्लस, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ चलिए ठीक है, तो फाइनली ठीक है, डोमेन ये आएगा 1/3 एंड 2/3, डोमेन 1/3 और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितनी बार क्या रखना हो, तो क्वेश्चन में जितनी बार बोलेगा उतनी बार रखना बेटा, उसने 3 बार बोला था f of x, तो 3 बार रख दिया मैंने, पिछले क्वेश्चन में 2 बार बोला था, तो 1 ही बार रखा। ठीक है ना भाई, आपको मान लो इससे ये बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस x की जगह पे fx रखोगे, ये बना, अपने को वो बनाना, तो इस x की जगह पे फिर से मैंने fx रख दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को, ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, चलिए तो बहुत है आज के लिए, है ना। कब तक सॉल्व करना है बेटा, जितना देगा उतना सॉल्व करना है ना, 3 बार दे रखा था तो 3 बार करना है अपने को, जब तक ये नहीं बन जाए तब तक सॉल्व करना है, बस जितनी बार वो देगा उतनी बार करना है अपने को सॉल्व, है ना।
ठीक है, चलिए देन, ओके देन, बाय बाय, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं, है ना? चलिए, ओके, बाय बाय।